क्वेश्चन हमारा कहता है कि ए 3 kg ब्लॉक, ब्लॉक का जो मास है वो कितना है? 3 kg। 3 kg। तो मास ऑफ द ब्लॉक इज 3 kg। ओके, और क्या दिया है? शोन इन फिगर हैज ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एट ए एंड 6 मीटर पर सेकंड एट बी इफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी अलोंग द कर्व इज 12 मीटर। ए से बी का जो डिस्टेंस है अलोंग द कर्व दैट इज 12 मीटर। अलोंग द कर्व का मतलब क्या है? ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। यस। अलोंग द कर्व का है उसने, तो ये वाला जो कर्व के अलोंग जो डिस्टेंस है, मतलब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है अलोंग द कर्व दैट इज 12 मीटर, ठीक है। हाउ यस। लार्ज ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और एज्यूमिंग द सेम फ्रिक्शन हाउ फार फ्रॉम बी विल इट स्टॉप। हमें बताना है कि बी से कितनी डिस्टेंस पे वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। यस। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें निकालेंगे चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक की जो एनर्जी है ए पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट पे क्या है, वो सब हम स्टडी करेंगे। ओके, यस। तो टोटल चेंज इन क्या निकालेंगे, क्योंकि जो चेंज होगा इसकी एनर्जी में दैट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन, है ना। यस सर। तो चेंज इन टोटल एनर्जी हम फाइंड कर लेंगे। चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। तो देखो चेंज हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, है ना। और यहाँ पे देखो, यहाँ ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। और फिर जब बी पे होगा तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। उस तरह से यहाँ पे एनर्जी लेवल चेंज होता रहेगा। क्लियर है? यस। यस। ओके, तो ये जो चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ ब्लॉक होगा दैट विल इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये कहाँ पे यूज होगा? क्योंकि एक ही फोर्स लगेगा यहाँ पे, फ्रिक्शन। तो ये जो चेंज इन एनर्जी आएगा ये कहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फ्रिक्शन के अगेंस्ट में, जो वर्क होगा उसके अगेंस्ट में यूज हो जाएगा। क्लियर है? यस। तो चेंज इन टोटल एनर्जी कितना होगा? देखो, चेंज इन टोटल एनर्जी हो जाएगा आपका mg। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा? mg h माइनस एक्स, यस। ठीक है। हाइट कितनी चेंज हो रही है? दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और प्लस काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ए से बी तक जाने में कितना चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यस। सो दैट विल बी इक्वल्स टू आपका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? एफ, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यस। एफ एस कह सकते हैं उसको हम। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो बस। एम की वैल्यू कितनी है? 3 है। जी की वैल्यू है 9.8। और ये कितना है? 4 से 1। देखो स्टार्टिंग में इसकी हाइट कितनी थी? 4 थी। और जब बी पे आए कितनी हाइट रह गई? 1 रह 1। गई। तो कितना चेंज हो गया? 4 माइनस 1, 3। ठीक है। 1। यस। प्लस हाफ, एम की वैल्यू रख दी हमने 3। वी ए है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, और वी बी है आपका 6 मीटर पर पर। सेकेंड। तो यस। ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। यस। और ये आ जाएगा एफ इंटू 12। 12 है टोटल। देखो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है आपका कैसा? नॉन कंजर्वेटिव। यस सर। तो नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखने वाली है, ठीक है। दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्टेंस। क्लियर है? यस सर। यस सर। भाई कंजर्वेटिव फोर्स कैसा होता है कि उसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मायने रखता है, वो दोनों चीजें वहां पे कंसिडर करी जाती है। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, यस। कितना आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस पर डिपेंड करता है, ठीक यस है। सर। किस पाथ यस। से आप गए हो उस पर डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज पाथ डिपेंडेंट,
ठीक है। Yes, sir. तो इसने कौन सा पाथ फॉलो किया है? वैसे तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां से ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये डिस्टेंस हो जाएगी, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, बट फ्रिक्शन हमें ध्यान रखना है, फ्रिक्शन इज अवर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए हमने यहाँ पे ए से बी तक का बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में नहीं लिया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया है, हमने कंसिडर किया है डिस्टेंस। क्लियर है? Yes, sir. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, है ना? Yes, sir. तो एफ आ जाएगा आपका 3.35 न्यूटन। एफ यहाँ से आ गया 3.35 न्यूटन। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब टोटल एनर्जी एट बी निकाल लो। Yes. तो ठीक है, सर कितनी दोनों है? काइनेटिक एनर्जी प्लस हाँ, टोटल एनर्जी एट बी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस तो हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी, और एच की यस वैल्यू है 1, है ना? यस ये वैल्यूज पुट कर दो। हाफ एम कितना है 3 है, वी बी कितना है 6 स्क्वायर है, प्लस 3 इंटू 9.8। कैलकुलेट कर लो इसको। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगी 83.4 जूल। ठीक है, यस ओके। अब ये जो एनर्जी है बी पे, जो एनर्जी है इसकी टोटल एनर्जी, अब ये एनर्जी इसको आगे लेके जाएगी। यस भाई ये पूरा अगर रुक जाएगा तो रुकने के टाइम में इसमें ना काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, क्योंकि ये ग्राउंड पे रुकेगा, है ना? यस बात आई समझ में? यस और फ्रिक्शन तो यहाँ पे भी इतना ही रहने वाला है। यस तो ये टोटल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड बाय दिस ब्लॉक। लेटस से वो सी पॉइंट पे आके रुक जाता है यहाँ पे, है ना? यस सर तो सी पॉइंट पे रुकेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा वो, तो ये टोटल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि दिस टोटल एनर्जी जो बी पे होगी, दैट विल बी वर्क डन टू मूव दिस ब्लॉक फ्रॉम बी टू रेस्ट। ठीक है, यस और रेस्ट में उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 0 हो जाएगी, है? तो ये टोटल वर्क डन हमारा जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन टू मूव दिस ब्लॉक फ्रॉम बी टू वेस्ट। तो यहाँ पे हम देखो इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं कि फ्रिक्शन इनटू एस दैट इज इक्वल टू होगा 83.4। समझ गए बात? यस सर तो यहाँ से एस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एस हो जाएगा आपका 83.4 अपॉन फ्रिक्शन कितना है अभी निकाला हमने, 3.35 न्यूटन 3.35 न्यूटन। तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 24.5 मीटर। ओके, तो ये जो अभी अलोंग द कर्व जो मूव करेगा वो कितना करेगा? 24.5 मीटर। ये ध्यान रखने वाली बात है, दिस इज द डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स यूज हो रहा है, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। ओके, यस सर समझ आई बात? यस सर ओके, क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक। इसमें क्या है कि ब्लॉक आपका एच हाइट पे है ऑलरेडी, ये स्प्रिंग है। ठीक है, तो जब एच हाइट से ब्लॉक को फेंका जाता है तो स्प्रिंग में मान लेते हैं कि एक्स कंप्रेशन होता है। ठीक है, यस तो सर अब हुआ क्या है कि जब ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इसमें है पोटेंशियल एनर्जी। यस ओके, तो अब पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी कन्वर्ट हुई है जब ये नीचे गिरता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी में जब इसको हिट करता है। उस टाइम पे तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों रहेंगी इसमें जब हिट करेगा ये, यस और जब हिट करने के बाद में इसमें खाली पोटेंशियल एनर्जी बचेगी, है ना? यस सर यस तो
अब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि जो इस ब्लॉक की एनर्जी होगी, ब्लॉक है रेस्ट पोजीशन में, ये यहाँ पे कैसा है, रेस्ट पोजीशन में है, तो रेस्ट पोजीशन में कौन सी एनर्जी होगी इसके अंदर, mgh, Potential. Yes. एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट कंप्रेशन कितना होगा, एनर्जी ऑफ ब्लॉक एट कंप्रेशन, कंप्रेशन जब हो जाएगा तो तब कितनी एनर्जी होगी, पहले कितनी एनर्जी थी इसमें, mgh, mgh. Sir. और कंप्रेशन भी करा इसने x का, Yes. तो उसमें कितनी एनर्जी है, mgh. mgx, Yes. तो ये टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। Yes, sir. और ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा, स्प्रिंग को दे देगा, जिसकी Yes, वजह sir. से स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, है ना। Yes. Yes. तो ये हो जाएगा mg h प्लस एक्स इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, Yes, sir. Yes. क्लियर है। Yes, sir. बस अब इस यहाँ से वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालनी है ना हमें, Yes, sir. तो ये बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2mgh प्लस ये हो जाएगा 2mgx इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस 2mgx और माइनस 2mgh इज इक्वल टू 0, तो श्रीधराचार्य लगा दो यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 2mg प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac. तो Upon 4k 2mgh प्लस हो under जाएगा root. यहाँ पे, Yes. Under root. Sir. तो ये हो जाएगा 2mgh और इस सारे का हो जाएगा, ठीक है, 4 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा अंदर, नीचे बचेगा 2a, 2a Yeah. मतलब k, ठीक है, 2 Yes. देखो ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू mg प्लस माइनस ये बचेगा 2m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2k mgh, 2k mgh, इसका आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, Yes, sir. ऑन 2k, बस ये आंसर आ गया, ठीक। इसने इसको सेपरेट भी कर दिया, mg अपॉन k लिख दो, अब यहाँ पे देखो माइनस जो है कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि माइनस में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, mg से बड़ी वैल्यू होंगी ये सारी की सारी, Yes. ठीक है, क्योंकि ये m स्क्वायर जी स्क्वायर का जब हम अंडर रूट करेंगे तो mg के बराबर होगा, लेकिन ये 2 है तो इसका अंडर रूट करेंगे mg से ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो उस Yes. कंडीशन में ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो हमें कंसीडर करना है x की पॉजिटिव वैल्यू, तो Yes. x की जो वैल्यू आ जाएगी mg अपॉन 2k, यानी कि इसमें देखो ये लिखा है हाफ, यहाँ पे हम बाहर ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 2mg अपॉन k, इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस भी लिया इसने, 2mg अपॉन k इसका स्क्वायर, जो भी आपका प्रूव करना है उसमें यही आ जाएगा, ठीक है, 2 इसने लिया नहीं है, हमने काट दिया ना 2 ऊपर नीचे से, इसने Yes. काटा नहीं है, ठीक है, Yes. इसने ऐसा कैसे रखा है 2 को, ये हो जाएगा, क्लियर है, Yes, sir. ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन देख के आप डर गए, बस ये दिक्कत हो गई। Sir. चलो तो पढ़ते हैं हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बस इसको मैं टॉपिक को बहुत तेजी से कवर करूंगा क्योंकि ये सब जानते हो तुम, ठीक है, Yes, sir. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देखो एक हमने पढ़ी अभी मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी आपकी ड्यू टू पोजीशन, तो मैकेनिकल एनर्जी में आ गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, Yes, sir. हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ ए बॉडी,
So what is the mechanical energy? Mechanical energy is your kinetic energy plus potential energy. ठीक है. एक होती है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल. इंटरनल एनर्जी किस वजह से होती है? देखो, जो आपका बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है घूमते रहते हैं. यस. है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं. सो ड्यू टू दिस मोशन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी. ये आपका जो ये होंगे एटम होंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहता है किसी भी मटेरियल के अंदर. यस. तो उसको कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द मटेरियल. ठीक है, उसको कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी. तो इसमें अब आपके पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं. तो कहीं पे आपका यहाँ पे लगेगा आपका अट्रैक्शन फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव के बीच, और कहीं पे नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो उनके बीच लगेगा रिपल्सन फोर्स. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू दिस अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स एक एनर्जी क्रिएट होगी इस बॉडी के अंदर. तो दैट एनर्जी इज नोन एज योर इंटरनल एनर्जी. उसमें एटम्स, उसमें जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी. एक होता है आपका हीट और थर्मल एनर्जी. हीट और थर्मल एनर्जी क्या होती है भाई? हीट भी आपका जो एनर्जी वाले जो पार्टिकल हैं, एनर्जी वाले पार्टिकल मूव करते हैं. जैसे आप एक रोड ले लिया आपने, है ना, रोड को आपने हीट किया, यहाँ से इसको यहाँ से हीट कर दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे भी ये गर्म हो जाएगा. यस सर. सो गर्म क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, कंडक्शन हुआ, है ना. पानी गर्म करते हो आप, पानी गर्म करते हो तो जो नीचे वाले पार्टिकल है, नीचे वाले पार्टिकल गर्म होना शुरू हो जाते हैं, है ना. और वे गर्म हो के ऊपर आते हैं, फिर ऊपर वाले पार्टिकल नीचे जाते हैं. सो इस मोशन की वजह से ये जो हीट आप दे रहे हो, ये हीट कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है? नीचे वाले पार्टिकल ऊपर जाते जा रहे हैं और ऊपर वाले पार्टिकल नीचे आते जा रहे हैं. ठीक है. सो इसको कहते हैं हीट और थर्मल एनर्जी. ओके. यस सर. एक होता है केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी क्या है? जो आपकी बैटरीज में यूज हो जाती है. बैटरीज में क्या करते हैं हम? केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं. तो उसमें क्या करते हैं, बैटरी कोई लेते हैं हम, उसमें दो होते हैं हमारे, एक एनोड होता है, कैथोड होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. इसमें डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डालते हैं या ड्राई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, है ना. जैसे ड्राई सेल आते हैं उसमें ड्राई रहता है इलेक्ट्रोलाइट. और जो अब क्या करते हैं हम, इसको चार्ज करते हैं. चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपका NaCl है, तो NaCl दो आयन में टूट जाएगा, Na आयन और Cl आयन. तो Na आयन कहाँ चला जाएगा? ये सब ये इकट्ठा हो जाएगा कैथोड के ऊपर, और Cl आयन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? ये हो जाएगा एनोड के ऊपर इकट्ठा. ठीक है. तो जब ये टोटल NaCl डिकम्पोज होके टोटल इकट्ठा हो जाएगा तो बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी. ओके. फिर अगेन जब आप इसको यूज करोगे बैटरी को, तो उस टाइम पे रिवर्स प्रोसेस होगा. अगेन फिर ये NaCl फिर से इसका कंपोजिशन हो जाएगा. ठीक है. तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है. स्टोर कर क्या कर रहे हैं हम एनर्जी? देखो, हमने NaCl को तोड़ा, तोड़ने के लिए हमने कुछ काम किया. सो दैट वर्क इज स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी. क्योंकि हम Na आयन और Cl आयन दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, है ना. एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं. तो हम उसको दूर करने के लिए हमने एक एनर्जी यूज करी, एंड दैट एनर्जी, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी इन दिस सेल. ठीक है. उसको कहते हैं हम केमिकल एनर्जी. पांचवा है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपका बल्ब जल रहा है ना, करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है. करंट आपका फ्लो हो रहा है आई इन दिस सर्किट. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूज कर रहे हो, है ना. इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्लियर. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां कहां पे होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे होती है जहां पे करंट होता है. सो ड्यू टू द करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है. एक और एनर्जी होती है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, वो डिकम्पोज होता रहता है. ये रेडियो एक्टिव मटेरियल, इससे अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं.
और बहुत सारे पार्टिकल हैं जो निकलते हैं इससे, अल्फा बीटा गामा है, और तो इस रेडिएशन की वजह से यहाँ पे एनर्जी निकलती है इसके अंदर से, ठीक है। सो Yes, इसको sir. कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, बिकॉज ऑफ द रेडिएशन ऑफ दिस पार्टिकल। जैसे ये पार्टिकल रेडिएट होते हैं तो ये एनर्जी के साथ रेडिएट होते हैं, तो ये देखोगे आप ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. तो इसको कहते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर? कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. ओके, आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है कि E इज इक्वल टू कोई भी बॉडी कितना एनर्जी दे सकता है उसका आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला बताया कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। C Yes, क्या sir. है यहाँ पे? C इज द स्पीड ऑफ लाइट, कितनी होती है? 3 into 10 to the power 8 meter per 3 second. इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कोई अगर 1 kg की बॉडी है तो कितना एनर्जी दे सकती है? 1 इंटू 3 इंटू 10⁸ इतने जूल एनर्जी कोई 1 kg की बॉडी दे सकती है, Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. तो ये बताया आइंस्टाइन ने मास एनर्जी इक्विवेलेंस में। ओके, Yes. चलो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको ऑलरेडी पता ही है, मैंने बता रखी है, Yes, कई sir. बार हम पढ़ चुके हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि आपकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल Yes. एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट उसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं। Yes, sir. तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के यूनिट्स पढ़े हमने, जूल पढ़ा है ना, और क्या क्या पढ़े? जूल पढ़ा हमने, है ना। Yes. एक होता है इसका इलेक्ट्रिक वोल्ट, Electric. Yes. ठीक है। Yes, sir. इलेक्ट्रिक वोल्ट क्या होता है? 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। Joule. 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है? Sir. हाँ, ये है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. ठीक है। दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Yes. तो कभी भी अगर जूल को हमें कन्वर्ट करना हो किसमें? इलेक्ट्रिक वोल्ट में, तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। Yes, sir. और अगर हमें चाहिए, ठीक है, समझ आ गई बात? Yes, sir. तो अभी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Yes. एक एग्जांपल दिया आपका 6.10, 6.10 एक एग्जांपल है। इसमें क्या कह रहा है कि एग्जामिन टेबल, एक टेबल दी है बुक के अंदर, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए, डीएनए का वन बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है उसने 10⁻⁻20, ठीक है। टेबल है, उसमें दिया है कि एनर्जी टू ब्रेक वन बॉन्ड, डीएनए का जो एक बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो दिया हुआ है। वन बॉन्ड इन डीएनए इज Yes. इक्वल टू होता है 10⁻⁻20 जूल, 10⁻⁻20 जूल, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इन इलेक्ट्रिक वोल्ट में उसको चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में Yes, उसको sir. चाहिए एनर्जी, तो कैसे निकालेंगे? सो एनर्जी So multiply कर इन देंगे. ईवी इज इक्वल टू, ईवी में डिवाइड करना पड़ेगा, जूल को डिवाइड करोगे ना, वो मैंने क्या लिखवाया आपको? Yes, sir. So 1 20. EV is equal to 1 upon 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, ये सब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे सर. डिवाइड होगा यार। वो सब मतलब सर वैसे सर. जूल को अगर ईवी में करना है तो मल्टीप्लाई होगा,
Yes, sir. वन ईवी इज इक्वल टू जूल को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। Yes, yes, जूल से छोटी यूनिट होती है ईवी, ठीक है। yes, तो 10⁻⁻20 अपॉन 1.6, सॉरी जूल से बड़ी होती है ये जो वैल्यू आएगी ना ईवी की, सॉरी yes, जूल से छोटी है, छोटी है क्योंकि जूल को डिवाइड कर रहे हैं ना। yes, sir. ईवी जो है वो छोटी यूनिट होती है जूल जूल के कंपैरिजन में। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा लगभग 0.0606 ईवी। क्लियर है। देखो जूल कितना था, 10⁻⁻20, Yes, sir. और ईवी कितना है 0.06, ठीक है। चलो और क्या पूछा है उसने, बी, ये तो हो गया आपका ए पॉइंट। बी में क्या पूछ रहा है, बी में पूछ रहा है वो द Chicken energy. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एयर मॉलिक्यूल। एयर Yes, sir. मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी उसने दे रखी है 10⁻21 जूल। अब पूछ रहा Divide है कर वो कि ईवी में बताना है। divide करेंगे इसमें. तो इसमें भी सेम करेंगे, एनर्जी इन ईवी इज इक्वल टू, इसको 10⁻21 दिया है, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.0062 ईवी। ये क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी पर डे इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेटेड एट 10⁻7 किलोवाट, ठीक है। Sir, इतने किलोवाट पे उसको ऑपरेट किया जाता है, तो दैट इज ए पावर, sir, तो power is इतनी equal पावर वो to जनरेट करता है एक दिन के अंदर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे yes, पावर दी है उसने 10⁻7 किलोवाट, तो इसको वोट में कन्वर्ट करेंगे, yes, 10⁻7 इंटू 10⁻3 वोट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻10 वोट। और वोट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड, yes, sir. ठीक है। Yes, तो टी कितना दे दिया उसने यहाँ पे, टी है sir. 1 डे, 1 day. 1 डे को सेकंड में कन्वर्ट करो, 24 आवर, 24 आवर में 12 घंटे, सॉरी 24 आवर हो गया 1 डे, और 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 Sir, सेकेंड्स। 86,400, sir. हाँ तो जो भी कुछ आया, ठीक है, ये टी की वैल्यू हो गई 24 इंटू 60 इंटू 60, तो इतने सेकंड्स तक ये एक दिन की वैल्यू आ गई, ठीक है। Yes, sir. तो एनर्जी किसके बराबर होती है, देखो पावर होती है आपकी एनर्जी अपॉन टाइम, Yes, तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, sir. Power into time. पावर इंटू टाइम। तो कितनी एनर्जी वहां पे निकल रही है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो पावर है आपका 10⁻10, टाइम है 24 इंटू 60 इंटू 60, इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 864 इंटू 10⁻12 जूल। क्लियर है। Yes, sir. और आइंस्टाइन क्या कहता है कि E इज इक्वल टू mc²। ये जो टोटल एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, मास से आ रही है ना, Yes, sir. तो मास ही हमें कैलकुलेट करना है। तो मास हो जाएगा इसका 864 इंटू 10⁻12 अपॉन c², c है आपका 3 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर। तो ये जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 9.6 ग्राम, ठीक है। तो 9.6 ग्राम का जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उस रेडियोएक्टिव मटेरियल से 10⁻7 किलो वोट एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक दिन के अंदर। समझ आई बात। Yes, sir. क्वेश्चन है हमारा 1000 kg ऑफ वाटर, यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है इसने 1000 kg, ओके। और वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, डेल्टा थीटा कितना है यहाँ पे, 0 से लेके 100, यानी कि 100 माइनस 0, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। Yes, sir. कैलकुलेट द इंक्रीज इन द मास ऑफ द वाटर, हमें उसके मास में कितना इंक्रीज हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमें हीट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कितनी हीट जनरेट होगी, 1 kg वाटर से कितनी हीट जनरेट होगी। तो उसका फॉर्मूला होता है ms थीटा,
ऐसा स्पेसिफिक हीट होती है आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट मतलब होता है 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीट फाइंड करेंगे। हीट है हो जाएगी हमारी ms डेल्टा थीटा। m कितना है हमारा 1000 ग्राम, 1000 kg है, तो 1000 kg को लिख देंगे हम ग्राम में कन्वर्ट करके 10 to the power 6। s Yes, की sir. वैल्यू है आपकी 1 और थीटा की वैल्यू है 100। क्लियर है? यस सर। तो ये आ जाएगा आपका 10 to the power 8 कैलोरी, 10 to the power 8 कैलोरी। कैलोरी। ठीक है, यस सर। ओके। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे जूल में। तो कैसे करोगे? सर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल से इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.2 इंटू 10 to the power 8 जूल। ठीक है, इतना जो है उसने हीट देगा, इतनी हीट दे रहे हैं हम उसको। ओके, यस सो दैट हीट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? सर। mc स्क्वायर। यस सर। दैट हीट विल बी इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यस तो सर। हीट है आपकी 4.2 इंटू 10 to the power 8 इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर। तो c की वैल्यू m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4.2 इंटू 10 to the power 8 अपॉन c की वैल्यू रख दो 3 इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर। तो ये जब कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 0.466 इंटू 10 to the power माइनस। लेक्चर आपने पूरा देखा। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।